तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। गांव किसान की एक नई कड़ी में मैं आदित्य शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के अंक की हम शुरुआत करते हैं। आज के खेती किसानी सेगमेंट में हम बात करेंगे अगेती फूल गोभी की। जी हाँ, आपको अच्छी उपज चाहिए फूल गोभी की, तो किस तरह की तैयारियां आपको करने की जरूरत है, आइए ये जानने के लिए नजर डालें हमारे सेगमेंट पर। ये समय सब्जी फसलों की खेती के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस समय किसान तरह तरह की सब्जी लगाकर मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही समय से पहले लगाई फसलों पर अतिरिक्त मुनाफा भी कमा सकते हैं। इस लिहाज से किसान अगेती फूलगोभी की बुआई का काम कर सकते हैं। इसके लिए मध्य जून से जुलाई के पहले सप्ताह के बीच फूलगोभी बुआई करना बेहतर होता है। बुआई करने से पहले किसान मिट्टी का सही चुनाव करे। फूलगोभी के लिए जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। बेहतर पैदावार के लिए फूलगोभी की पूसा दीपाली, अरली कुवारी, अरली पटना, पंत गोभी 2, पंत गोभी 3, पूसा कार्तिक, पूसा अरली सिंथेटिक, पूसा मेघना किस्मों का चयन कर सकते हैं। बेहतर परिणाम पाने के लिए किसान फूलगोभी की नर्सरी तैयार करे। नर्सरी बनाने के लिए 0.75 मीटर चौड़ी, 5 से 10 मीटर लंबी, 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बनाए। साथ ही 2 क्यारियों के बीच में 50 से 60 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनाए, जिससे सिंचाई करने में आसानी हो। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल कर ले। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। बुआई के समय उर्वरक की जरूरत नहीं होती है, लेकिन रुपाई करते समय किसान उर्वरक का खास ख्याल रखे, जिससे भरपूर पैदावार मिल सके। रुपाई के समय फूलगोभी में उर्वरक की बात करें तो 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर डालें। नर्सरी में पौध तैयार होने के करीब 30 दिन बाद रुपाई करें। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर, कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। साथ ही रुपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। पर्याप्त बारिश होने की दशा में सिंचाई से बचे, लेकिन इस समय खेत में उगने वाले खरपतवारों पर नियंत्रण करें। इसके लिए महीने में करीब 2 बार निराई जरूर करें। फसल का बाजार में अच्छा दाम मिले, इसके लिए जरूरी है कि फसल की रोगों और कीटों से रक्षा की जाए। आमतौर पर गोभी में रुपाई से लेकर कटाई करने तक कीटों के हमले की आशंका बनी रहती है। जैसे रुपाई के तुरंत बाद तना छेदक का प्रकोप होने पर 5.0% नीम के सत का छिड़काव करें। छिड़काव शाम के समय ही करें। तंबाकू की सूड़ी पर निगरानी रखने के लिए रुपाई के बाद खेत में गंधपाश 5 हेक्टेयर की दर से दे। तंबाकू सूड़ी का प्रकोप ज्यादा होने पर ग्रसित पत्तियों को तोड़कर क्लोरपाइरीफॉस 20 EC के 0.2% घोल में डुबोए। हीरक पीट कीट की उपस्थिति के लक्षण दिखाई देने पर भी उचित दवा का छिड़काव करें। फसल में दवा का इस्तेमाल विशेषज्ञ की सलाह पर ही करें। तो ये था सेगमेंट खेती किसानी। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। बेड़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा।
देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियाँ सोमवार से बुधवार दोपहर 12:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम सभी ने सुना है कि मछली जल की रानी है, लेकिन आसमान से बरस रहे जल का क्या? जी हाँ, जब भी बरसात होती है तो ऐसे में हमारे मछली पालकों को सतर्क हो जाने की जरूरत होती है। तो हमारा पशुधन सेगमेंट में आइए इसी के संदर्भ में आपको जानकारी देते हैं कि इस बारिश के मौसम में किस तरह से आपको अपनी मछलियों की देखभाल करनी है। भारत में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देश के करीब 1.5 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इससे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। साथ ही पोषण व्यवस्था को सुनिश्चित करने व छोटे किसानों के सामाजिक स्तर में सुधार करने के लिए मछली पालन बेहतर विकल्प है। हमारे देश में बड़े पैमाने पर प्रोटीन के लिए मछली का उपयोग किया जाता है। यही वजह है कि भारत में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों ही तरीकों से मछली पालन किया जाता है, लेकिन दोनों ही तरीकों में एक बात समान है और वो है पर्याप्त पानी का होना। पानी के स्रोत के होने से कम लागत में देसी प्रजाति की मछलियों को आसानी से पाला जा सकता है, जैसे रोहू, कतला, सिल्वर कॉर्प, ग्रास कॉर्प, भाकुर, मृगल, क्योंकि इन मछलियों का बीज कम कीमत में उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ ही इन प्रजातियों की मछलियां बहुत तेजी से बढ़ती है। इनके भोजन के प्रबंध पर अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है और ये बहुत आसानी से मौसम के साथ तालमेल बैठा लेती है। सरकार इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कुल लागत का 75% तक लोन मुहैया कराती है, जिसका लाभ लेकर युवा इस व्यवसाय में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हालांकि इस व्यवसाय को प्रशिक्षण लेकर शुरू किया जाए तो नुकसान की आशंकाएं कम होती है। साथ ही हर मौसम के अनुसार ध्यान रखा जाए तो मछलियों का विकास भी सही होता है। जैसे बारिश के मौसम यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर में तापमान में उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही इस समय बारिश का पानी बहकर तालाब या पोखरों में आ जाता है। ऐसे में उन्हें सही आहार मिल सके और मछलियों की बढ़वार भी अच्छी हो, इसके लिए माहवार कुछ पहलुओं पर ध्यान दिया जाए तो मुनाफा कई गुना हो सकता है। जुलाई माह में इस समय तालाब में जलीय कीटों, खरपतवार व अवांछनीय मछलियों की सफाई करवाए। तालाब में प्राकृतिक भोजन की उपलब्धता की जांच करें। तालाब में अकार्बनिक खादों की 49 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दे। तालाब में मछलियों को कृत्रिम भोजन के रूप में चावल की पॉलिश या खल बराबर मात्रा में रोज दे। अगस्त माह में तालाब में मत्स्य संचय के बाद तालाब में मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए गोबर की खाद व अकार्बनिक खाद का इस्तेमाल करे। इस माह में तालाब में प्राकृतिक भोजन की जांच करे और पूरक आहार देते रहे। जाल चलाकर तालाब में संचित मछलियों की बढ़वार की जांच करें। किसी बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर विशेषज्ञ से सलाह ले। सितंबर माह में इस माह भी प्राकृतिक भोजन की उर्वरता बढ़ाने के लिए गोबर की खाद का प्रयोग करें। तालाब में पूरक आहार की उपलब्धता बनाए रखें। इस माह में तालाब में पानी की गहराई करीब 1 मीटर तक रखें। मछलियां अच्छे से विकास कर रही है या नहीं, इसकी बीच बीच में जांच करते रहना चाहिए। यदि मछलियों में किसी प्रकार के रोग या बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो समय रहते उपचार करना चाहिए। उपचार करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले। अब कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं इस माह का पशुपालक कैलेंडर, जिसके अनुसार आप अपने पशुओं के लिए प्रबंधन कार्य कर सकते हैं। बारिश के मौसम को देखते हुए पशुशाला में साफ सफाई रखें और पशुओं को बीमारी से बचाने के उपाय करें। इस माह में अतः परजीवी व बाह्य परजीवी के प्रकोप की आशंका रहती है, इसलिए पशु को रोगों से बचाएं। खुरपका, मुंहपका यानी FMD, गलघोटू यानी HS, लंगड़ा बुखार, BQ जैसे जरूरी टीके पशु को लगवाएं। इस माह में भैंसों का बयान शुरू हो जाता है, अतः प्रजनन संबंधी सावधानी के साथ नवजात को सुरक्षा दें। पैदा होने के साथ बच्चे के नाल को करीब 1.5 से 2 इंच पर धागे से बांधे व टिंचर व आयोडीन लगाना चाहिए। इस माह में दूध उत्पादन सही बनाए रखने के लिए पशु को खनिज लवण की मात्रा चिकित्सक की सलाह पर दें। इस समय बारिश से उगे हरे चारे को सीधे पशु को ना दें, ये पशु के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये चारा फसल मक्का की दूसरी फसल लेने का सही समय है।
25 से 30 किलो बीज प्रति एकड़ प्रयोग करें। इस समय पशुपालक संतुलित पशु आहार के लिए मक्का, बाजरा, लोबिया एवं ज्वार की बुआई करें। तो ये था सेगमेंट हमारा पशुधन। बता दें, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान। संस्थान यूं ही नहीं बनते, ये श्रेष्ठ बनते हैं शिक्षा से, समाधान से, संरक्षण, उपचार और अनुसंधान से। किसानों की समस्या हो या फिर पशुपालन की या फिर कृषि उद्यमी के उद्योग लगाने तक का सफर, आपके हर सफर में आपका हम सफर। देखिए श्रेष्ठ संस्थान 31 जुलाई से हर रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि रासायनिक खेती का असर हमारे पर्यावरण पर तो पड़ता ही है, साथ ही साथ हम मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। ऐसे में हमारे कई किसानों ने जैविक खेती का रुख कर लिया है। कामयाब किसान की दास्तान में आज कुछ ऐसे ही किसानों से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो आइए नजर डालें इस सेगमेंट पर। जैविक खेती अब समय की मांग भी है और जरूरत भी। बेहतर स्वास्थ्य और संतुलित पर्यावरण के लिए किसान तेजी से जैविक खेती अपना रहे हैं। ये रासायनिक खेती की तुलना में कम खर्चीली और बेहतर मुनाफा देने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी जरूरत पशुपालन है, क्योंकि पशु अपशिष्ट के इस्तेमाल से जैविक खाद और जैविक कीटनाशक बनाए जा रहे हैं। कच्छ में रामकृष्ण ट्रस्ट के प्रमुख मनोज सोलंकी जी करीब 20 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। वो मानते हैं कि खेती प्रकृति के द्वारा ही की जाती है। प्रकृति अपने हिसाब से खेती के हर पहलू को नियंत्रित करती है, जिसमें बाहर से कुछ शामिल नहीं करना होता है। इस समय सोलंकी जी खेती के साथ साथ पशुपालन, कांकरेज गाय संवर्धन, गोबर से उत्पाद बनाना, जैविक खाद बनाना, जैविक कीटनाशक बनाना जैसे कई अहम काम कर रहे हैं। वो पशुओं को जैविक चारा ही खिलाते हैं। इस तरह से मिलने वाला दूध भी अच्छी गुणवत्ता वाला होता है। मुख्य बात यह है कि मुझे ध्यान में आया कि कृषि है, आज हम सब मान रहे हैं कि कृषि हम कर रहे हैं। वास्तव में मुझे ध्यान में आया कि कृषि है वो वास्तव में प्रकृति कर रही है। प्रकृति के कई जीवों के माध्यम से कृषि की पूरी प्रक्रिया होती है, और अगर उसका हमने साथ लिया तो हमारा काम है वो आसान होता जाता है, हमारा कार्य है वो सफल होता है। मगर हमने जैसे भी प्रकृति के आयाम हर जीव को अलग अलग तरीके से समझा नहीं है और उसको अपनी कृषि में नहीं जोड़ा है, तो हमारा काम धीरे धीरे जटिल हुआ है, और जटिल होते हुए हमें बोझ भी बढ़ गया है और खर्च भी बढ़ा है, और जमीन भी बिगड़ी है, पानी भी बिगड़ता है, और एक समय ऐसा आता है कि हम धीरे धीरे खेती को छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा न होना चाहिए। उसके लिए हमें एक मुख्य बात जो है आज हम विस्मृति में है, वो स्मृति में लाने की जरूरत है कि हमें प्रकृति को अपना प्रकृति ही खेती करती है, हमें उसके साथ भागीदारी करनी है, उसकी मालिकी नहीं करनी है। और हमें खेती में हर व्यवस्था को समझना है जो प्रकृति में जंगल में हो रहा है। कचरे के ढेर के ऊपर जब बीज गिरता है तो उसमें टमाटर मिर्चा लग जाता है, तो कोई नाइट्रोजन तो दिया, फास्फोरस तो दिया, प्लांट प्रोटेक्शन तो हुआ, तो किसने किया? तो वास्तव में प्रकृति का एक व्यवस्था है जो ये सब मैनेजमेंट चला रही है। और उसकी ऐसी कल्पना नहीं है कि ये कंपनी आएगी, ये दवा का निर्माण होगा, खाद का निर्माण होगा और उस तरीके से ये अपनी खेती मानव अपना अनुपार्जन करेंगे। उसकी कल्पना है कि जहाँ खेत है वहीं उसका पोषण की व्यवस्था है, वहीं धरती को समृद्ध बनाने की व्यवस्था है, वहीं किसान का जो उत्पादन है वो ठीक से हो, उसके लिए प्रकृति खुद अच्छी तरीके से एक वेल मैनेजमेंट कर रही है। वो हमें ध्यान में लेना है। उसमें मुख्य भूमिका है ये पशुओं की भी है, मुख्य भूमिका वृक्षों की भी है, मुख्य भूमिका सूक्ष्म जीवों की भी है और पक्षियों की भी है, और ऐसे कई प्रकार के जो नहीं देख सकते इनडायरेक्ट फॉर्म में कई जीव है
वो ये प्रक्रिया में भागीदार है, ऐसा 20 सालों में मुझे ध्यान में आया। खेत में रासायनिक खाद के उपयोग से शुरुआत में फसल में अच्छा उत्पादन मिलता है, लेकिन इसके कई दूरगामी दुष्परिणाम है। इसके प्रयोग से फसल के लिए महत्वपूर्ण चक्र बनाने वाले मित्र कीटों को भी नुकसान होता है। इसीलिए मनोज सोलंकी जी जैविक खाद के साथ जैविक कीटनाशक का ही उपयोग करते हैं। इसलिए हमें ध्यान इतना ही रखना है कि हमें यहाँ जहर का इस्तेमाल न करें। कोई भी जहर इस्तेमाल होने से जब हमें दुश्मन को मारने में लगते हैं तो मित्र कीटक भी मरते हैं। तो कई मित्र कीटक की संख्या बड़ी है और नुकसान करने वाले जो कीटक है उसकी संख्या कम है। तो उससे थोड़े के लिए हम बड़ा नुकसान कर रहे हैं, वो न हो, ऐसा मेरा एक अनुभव है। और कृषि के अंदर जो जैसा समझ बढ़ती जाएगी उतना हमारा कृषि सहज और सरल बनती जाती है। जमीन को जैसे हमारी जमीनें आज मक्खन जैसी हो गई, हम जमीन नीचे देख सकते हैं कि कई माइक्रो पिन होल, कई जीव जीवात है जमीन को कल्टीवेट कर रहे हैं और जमीन को एकदम उम्दा बना के रखी है। जमीन है भौतिक तरीके से, जमीन है बायोलॉजिकल तरीके से, और जमीन है वो खनिज द्रव्य की तरीके से, मिनरल तरीके से भी समृद्ध होना जरूरी है। और आज मेरी जमीन 10 सालों के बाद तीनों तरीके से समृद्ध दिख रही है। और उसका एक प्रमाण भी है कि हमारा जो उत्पादन है वो काफी कुछ इसमें इनपुट डाले बिना अच्छा सा उत्पादन हम आज ले रहे हैं। आप इसका कलर भी, मेरे पीछे जो पार्क है उसका कलर देख सकते हैं कि बिना नाइट्रोजन के इसकी ग्रीनरी आप देख सकते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन की अब कोई कमी नहीं है। शुरुआत में हमें ज़्यादा डालना पड़ता था, अभी तो हम थोड़ा थोड़ा डालते हैं तो भी हमारा जो भी यहाँ गेहूँ भी पकाते हैं, यहाँ बाजरा भी पकाते हैं, मक्का भी पकाते हैं, तो उसका अच्छा सा रिजल्ट हमें मिलता है। तो हमें प्रकृति को समझना है और प्रकृति को समझते हुए हमारी कृषि व्यवस्था में हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। ये जो अगर हम काम करते हैं तो किसानी है वो उत्तम किसान, जो उच्च किसानी थी वो उच्च किसानी का जो पद है फिर से प्राप्त हो सकता है। तो पहले मैं आय की जब बात रखता हूं तो बोल सकता हूं कि गाय के गौशाला का 4 प्रोडक्ट होता है। एक है दूध है, एक है गोबर, एक है गौमूत्र, एक गौवंश खुद। तो ये चारों जो आय के उपार्जन के स्रोत है उसके अंदर भी हमने काफी काम किया है। उसमें हमने प्रथम दूध जो है, तो दूध हम डेयरी में नहीं देते हैं, हमने गाय का दूध की विशेषता लोगों को समझाते हुए हमने सीधा दूध का मार्केटिंग करते हैं। और दूसरा है कि हम जो बचता है, कभी कभी ज्यादा कम होता है उसके हिसाब से, तो उसमें से हम घी बनाते हैं, छाछ बनाते हैं। और ये जो दूध है हम 55 रुपये लीटर बेचते हैं। और लोगों को गाय की गुणवत्ता, जो दूध का साइंस है, उसको समझा के हमने मार्केटिंग खड़ी की है और हमारे घर से ही वो ले जाते हैं। इस तरह देखा जाए तो जैविक खेती और उत्पाद मौजूदा समय की मांग है। जैविक कृषि करके एक ओर जहां किसान अपनी लागत को कम कर रहा है, वहीं इससे मिट्टी और पर्यावरण को भी लाभ पहुंच रहा है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अगले अंक में फिर हो गए हाजिर। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।